हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर मेथड्स सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। व्याख्यान विधि। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग व्याख्यान विधि को हम लोग पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि व्याख्यान विधि पेडागोजी की या टीचिंग लर्निंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, जिसका प्रयोग 70-80% टाइम टीचर करता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जो है इंट्रोडक्शन की, तो लेक्चर is a teaching method consist of explanation of facts, principles which the teacher wishes the class to understand. है ना? व्याख्यान क्या है? व्याख्यान एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है, शिक्षण विधि है, जिसमें तथ्यों सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, जिसे टीचर समझाना चाहता है। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन अगर हमें किसी चीज का करना है, कुछ अगर एक्सप्लेन करना है, तो हमें लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टीचर टॉक मोर और लेस कंटिन्यूअसली टू क्लास। शिक्षक क्या करता है? क्लास में कम या ज्यादा बात करता है। द क्लास लिसन टेक्स नोट्स, और बच्चे क्या करते हैं? टीचर की बात को सुनते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रेट आर्ट, और एक बहुत ही बड़ी कला है लेक्चर देना। लेक्चर देने का मतलब केवल स्पीच देना नहीं होता है या अपनी बात पहुंचाना नहीं होता है। लेक्चर देने का पूरा एक लेक्चर एक आर्ट है और साथ में साइंस भी है। हम इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अच्छे से लेक्चर दे सकते हैं। तो लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड एक ऐसा सिस्टम है जिसको टीचर यूज करता है, एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करता है। और एक्सप्लेनेशन किसका करता है? वो तथ्यों को, या कोई टास्क है, कोई प्रिंसिपल है, कोई पॉइंट है, कोई फॉर्मूल, कोई जो है थ्योरी है, अगर उसको एक्सप्लेन करना है, उसको अगर डिस्क्राइब करना है, वहाँ पे जनरली लेक्चर मेथड यूज करते हैं। और लेक्चर मेथड में होता क्या है? बच्चे प्रॉपरली लिसन करते हैं, बच्चे प्रॉपरली सुनते हैं, सुनने के बाद उसको समझते हैं, नोट डाउन करते हैं और लर्न करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा डिफिनीशन की। तो जो लेक्चर मेथड को अगर हम डिफाइन करें, तो इसमें डिफिनीशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफिनीशन है लेक्चर की। तो लेक्चर मेथड इज टॉक गिवन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन टू क्लास और लॉन्ग सीरियस स्पीच। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या करती है, कैसे डिफाइन करती है इसको? वे कहती है कि जो व्याख्यान विधि है वो कक्षा या गंभीर लंबे भाषण को निर्दिष्ट जानकारी देने वाली बात है। यानी जो लेक्चर है या जो लेक्चर मेथड है वो क्या बताता है? वो किसी विशिष्ट सूचना को अगर क्लास में देना है, या कोई हमें लंबा और सीरियस स्पीच देना है, हमें कोई चीज, कोई बात पहुंचानी है, तो हम वहां पे जो मेथड यूज करते हैं वो लेक्चर मेथड कहलाता है ना? अ लेक्चर इज एन ओरल प्रेजेंटेशन intended to present information or teach people about the particular subject। यानी एक व्याख्यान एक मौखिक प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय के बारे में लोगों को जानकारी देना या सिखाना है। अगर हमें कुछ लोगों को सिखाना है, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ जानकारी देना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम लेक्चर मेथड हम यूज करने का काम करते हैं। अब लेक्चर मेथड की अगर हम मीनिंग करें, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, तो जो लेक्चर वर्ड है बेटा, एक वर्ड है लैटिन में लेक्चुरा। लेक्चुरा का मतलब होता है पहले से ज्ञात, या अगर हम लैटिन एक और वर्ड है लेक्टेयर। लेक्टेयर का मतलब होता है जोर से पढ़ना, यानी रीड अलाउड।
ठीक है, तो लेक्चर की मीनिंग क्या हो गई? लेक्चर की मीनिंग हो गई हम जो पहले से जानते हैं, अगर उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं या जोर से पढ़ते हैं या दूसरों तक ओरली पहुंचाने का काम करते हैं, मौखिक रूप से पहुंचाने का काम करते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो अर्थ कहलाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ लेक्चर्स की। लेक्चर कितने टाइप के होते हैं? जो पहला टाइप है बेटा वो क्या है? ट्रेडिशनल ओरल एसे। ठीक है, ट्रेडिशनल ओरल एसे का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल ओरल एसे का मतलब हुआ अ टीचर इज एन ओरेटर एंड ओनली द स्पीकर। यानी शिक्षक एक वक्ता और मात्र एक वक्ता होता है। जैसे अभी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग भी एक तरह से ट्रेडिशनल ओरल एसे टाइप का लेक्चर यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टू वे प्रोसेस नहीं है, वहाँ टीचर केवल बोल रहा है और विद्यार्थी केवल सुन रहा है। ठीक है, उसे कुछ बोलने कुछ पूछने का मौका बहुत ही कम मिल पाता है। तो जो ये ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम चल रहा है, इसको भी हम ट्रेडिशनल ओरल लेक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड इसमें बेटा दूसरा इसमें मेथड है, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी लेक्चर। पार्टिसिपेटरी लेक्चर का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेटरी लेक्चर का मतलब होता है जहां पे विद्यार्थी भी इन्वॉल्व हो। विद्यार्थी इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हुआ? जहां पे एक्शन रिस्पांस हो, जहां पे इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो। अगर ऐसा कोई मेथड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सहभागी व्याख्यान बोलेंगे, या हम पार्टिसिपेटरी लेक्चर बोलेंगे। पार्टिसिपेटरी लेक्चर बीइंग्स विद द लर्नर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग ideas on the lecture topic on what they have read in preparation। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो क्या है? वो पार्टिसिपेटरी लेक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर्स टाइप हमने आपको बताया, पहला ट्रेडिशनल टाइप और दूसरा पार्टिसिपेटरी टाइप। अब हम बात करेंगे बेटा पर्पस ऑफ द लेक्चरिंग, यानी व्याख्यान की आवश्यकता क्या है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो आप क्या देख रहे हो? लेक्चर कैन बी एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लर्नर इन न्यू टॉपिक। इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। यानी कहने का मतलब क्या है? व्याख्यान शिक्षार्थियों को एक नए विषय को पेश करने का एक कुशल साधन हो, है ना। यानी कि अगर हमें कॉग्निटिव डोमेन में जाना है, अगर हमें किसी स्टूडेंट को नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना प्रदान करनी है किसी नए विषय के लिए, तो हमें वहां पे लेक्चर मेथड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है? अगर हमें कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करना है, अगर हमें अवधारणा या सांप्रत्य कहीं स्पष्ट करना है, तब भी हमें लेक्चर मेथड का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका पर्पस क्या हो सकता है? तीसरा पर्पस इसका है, इट कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट। यानी अगर किसी विद्यार्थी की विषय में अगर रुचि उत्पन्न करनी है, उसे प्रोत्साहित करना है, तब वहां पर भी हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंस्पायर पीपल। यानी इसका उपयोग लोगों को प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है। हम उसके लिए भी प्रिंसिपल की बात करेंगे। हम देखेंगे कि लेक्चर जो स्किल है, उस लेक्चर स्किल का सिद्धांत क्या है, या वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो लेक्चर स्किल किन के सिद्धांतों पे काम करता है, अगर हमें ये जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार हम स्क्रीन पर अगर ध्यान देखें तो क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ एम, यानी लक्ष्य का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। यानी टीचर क्या करता है? कोई एक गोल ले लेता है, यानी कि जब टीचिंग गोल सेंटर्ड होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लेक्चर मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। यानी लेक्चर मेथड हैव प्रिंसिपल ऑफ एम, यानी लक्ष्य के सिद्धांत का ये पालन करता है। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गतिविधियां की जाती है क्लास में, या तो टीचर एक्टिव होता है या टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के लेक्चर्स में कुछ न कुछ गतिविधियां जरूर होती हैं।
तीसरा सिद्धांत है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत मतलब क्या है? एक दूसरे से कोरिलेट करना। जब हम लेक्चर देते हैं तो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज, उसके करंट नॉलेज और उसके अपकमिंग नॉलेज को हम क्या करते हैं, हम आपस में कोरिलेट करने का काम करते हैं। कई बार हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को भी कोरिलेट करने का काम करते हैं, और ये सारा काम हम लेक्चर मेथड से ही कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है ये भी ये पालन करता है, इसके अंदर ही आता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, आगे देखने का सिद्धांत। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन मन में आता है ना, व्हाट इज नेक्स्ट, यानी इसके आगे क्या पढ़ना है। यानी अगर हमें कुछ आगे सीखना है तो सीखने का मार्ग भी लेक्चर द्वारा प्रशस्त होता है। क्योंकि आप जानते हो लेक्चर क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, आगे की हम पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड लेक्चर इफेक्टिव प्रिपरेशन, अच्छा व्याख्यान और प्रभावी तैयारी का सिद्धांत भी लेकर लेक्चर काम करते हैं। यानी जब लेक्चर मेथड हम यूज करते हैं तो हमें किन किन बातों को फोकस करना चाहिए। हमारा एक कोई स्पेसिफाइड एम होना चाहिए, हम एक्टिविटी बेस्ड लेक्चर दें, लेक्चर जब हम दें तो कोरिलेट करके पढ़ाएं, और हमारा लेक्चर जो है आगे देखने के यानी फ्यूचर की बात करते हुए यानी लुक अहेड जो प्रिंसिपल है इसको पालन करना चाहिए। और जो अच्छा लेक्चर है वो उसमें जो है एक प्रभावपूर्ण तैयारी होती है, क्योंकि बिना तैयारी के हम अच्छा लेक्चर कभी और कभी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये लेक्चर के या व्याख्यान विधि के सिद्धांत थे। अब हम व्याख्यान विधि के गुणों की बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, इसके क्या क्या फायदे हैं या इसके मेरिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला फायदा क्या है? इसका पहला फायदा है इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ स्टूडेंट टाइम। ठीक है, यानी ये छात्रों के समय के हिसाब से बड़ा किफायती है। ये किफायती क्यों है? अब देखो नीचे दोस्त इसके सब पॉइंट दिए हुए हैं। अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेट इन 1 आवर लेक्चर, यानी 1 घंटे के समय में एक हम अपने अपने करिकुलम के एक बड़े भाग को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, यानी उसकी सूचनाएं हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छात्रों के समय के हिसाब से बड़ा ही ये अच्छा है और किफायती है। क्यों किफायती है? अगर हम किसी दूसरे मेथड का यूज करें, अगर हम ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करें या हम और भी कोई मेथड यूज करें, उनसे वो सारे मेथड लेंदी हैं, उसकी जो लर्निंग होती है बड़ी स्लो होती है, यानी बच्चों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम बचाने के हिसाब से ये लेक्चर बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि हम 1 आवर के लेक्चर में हम ढेर सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो दूसरे किसी भी विधि में संभव नहीं है। थर्ड क्या है, नेक्स्ट सब पॉइंट क्या है? मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी टॉट टू अ स्टूडेंट, यानी अधिक प्रासंगिक जानकारी हम छात्रों को हम दे पाते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा जो इसका बेटा इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि द लेक्चर कैन बी सप्लीमेंट अ टेक्स्ट बुक बाय इनहांसिंग अ टॉपिक एंड मेकिंग टू कम टू लाइफ। यानी जो पाठ्य पुस्तक है, जिस पाठ्य पुस्तक को बच्चा पढ़ता है, लेक्चर क्या करता है? उस पाठ्य पुस्तक के नॉलेज को इनहांस कर देता है, यानी उसको और बढ़ा देता है। तो व्याख्याता क्या करता है? विषय की जानकारी को बढ़ा चढ़ा के देता है, जो उनके जीवन में काम आता है। ठीक है, जिससे वो ज्यादा अच्छे ढंग से चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करें इसके, तो थर्ड एडवांटेज यहाँ पे है द टीचर सर्व्स एज अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है। ठीक है ना, रोल मॉडल का मतलब आइडियल हो जाता है टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पे उसको कम समय में अधिक जानकारी अच्छे से नॉलेज देता है, इसलिए टीचर को बच्चे अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। लेक्चर्स बीइंग एंजॉयमेंट टू द लर्नर, जो लेक्चर है, लेक्चर में एक्चुअल बच्चों को एक्टिविटी कम करनी पड़ती है, उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है, उनको पेन कम लेना पड़ता है, इसलिए लेक्चर सुनने में बच्चों को आनंद आता है, उनको मजा आता है।
क्यों? क्योंकि उनको काम कम करना पड़ता है। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर लिसनिंग स्किल, और ये बच्चों के कल के श्रवण कौशल, सुनने की क्षमता को विकसित करने का एक काम करता है। ये भी इसकी बेटा एडवांटेज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो जो इसकी पहली डिसएडवांटेज है वो ये है, इट lends itself to the teaching of the fact while placing little emphasis on problem solving, discussion making, analytical thinking or transfer of learning। यह समस्या के समाधान, निर्णय लेने, विश्लेषणात्मक सोच या सिखाने पर ये बहुत ही कम जोर देता है। और आप जानते हो कि अगर बच्चों के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो जो उनकी लर्निंग है वो या तो कम मात्रा में होगी, और अगर ज्यादा भी हुई तो वो स्टेबल नहीं होगी, वो अनस्टेबल होगी, वो जल्दी से भूल जाएंगे, क्योंकि वो जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो लेक्चर में सुनते हैं, सुनी हुई चीजों को हम भूल जाते हैं। एडगर डेल ने भी यही बताया था, सुनी हुई चीज हमें 20% ही याद रहती है, उससे ज्यादा हमें चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सीमाएं क्या है, इसका दोष क्या है, इसकी कमी क्या है? दूसरी कमी है, लेक्चरिंग इज नॉट कंडक्टिव टू मीट स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स। और लेक्चर में क्या होता है, लेक्चर में हम बच्चों के व्यक्तिगत, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, है ना, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाता। क्योंकि लेक्चर जब होता है क्लास में तो पूरी क्लास के लिए एक साथ होता है, तो उसमें किसी की व्यक्तिगत आवश्यकता को हम पूरा नहीं कर सकते लेक्चर मेथड में, क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है वो मास में होती है, यानी एक बड़े ग्रुप को हम पढ़ाते हैं, बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं लेक्चर के थ्रू। तो हम इंडिविजुअल जो नीड्स है बच्चों की, उस पर हम फोकस नहीं कर सकते। और आप जानते हो कि हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबकी नीड अलग है, और उस नीड को हम लेक्चर से पूरा नहीं कर सकते। जो थर्ड इसकी लिमिटेशन है बेटा, वह लेक्चरिंग ब्रिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड अटेंशन स्पैन ऑफ द पार्ट ऑफ द लेक्चर। यानी जब लेक्चर होता है तो बच्चा पूरे टाइम तक ध्यान नहीं दे सकता। जब पूरे टाइम तक ध्यान नहीं दे सकता तो उसे पूरा नॉलेज नहीं हो सकता। एक बड़ी आफत ये है कि लेक्चर अगर 1 घंटे का हो रहा है तो 1 घंटे में बच्चा केवल 15-20 मिनट ही ध्यान से टीचर की बात सुनता है, बाकी टाइम तो उसका ऐसे वैसे में निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा दोष लेक्चर मेथड का है, क्योंकि बच्चा इसमें पैसिव मोड में होता है। जब इंसान एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है, तो निश्चित रूप से उसका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है और वो लेक्चर पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता। ये भी इसका एक बेटा लेक्चर मेथड का दोष है। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हम करने वाले हैं, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना, क्योंकि ये वो सारी चीजें बताने जा रही है। टेक्निक ऑफ द लेक्चर, यानी लेक्चर देते समय की टेक्निक क्या है, हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या सावधानियां लेनी है, क्या हमें नहीं करना है, किस चीज से बचना है, ये सारी बातें ये टेक्निक ऑफ लेक्चर हेड के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो पहली टेक्निक क्या है, कंट्रोल योर एंजाइटी। एक बहुत ही बड़ी चीज है ना। हमें अपनी चिंता को क्या करना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, अगर एंजाइटी से हम ग्रसित हैं, या हमें कोई फोबिया है, या हमें क्लास में जाने से डर लग रहा है, तो या हमें बोलने से डर लग रहा है, या हमें सब्जेक्ट याद नहीं है, हम सोच रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे, कहीं बेइज्जती न हमारी हो जाए, कहीं बच्चे हूट न कर दें, तो अगर ऐसे मन में बात आएगी तो क्या होगा, निश्चित रूप से आप अच्छे से लेक्चर नहीं दे सकते। तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल योर आर एंजाइटी। हमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चिंताओं पर बेटा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और चिंताओं पर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें हैं, एन इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म इज इमेजिंग। यानी हमें एक बहुत ही प्रभावशाली जो चिंता पर नियंत्रण रखने की तकनीकी है, उस तकनीक पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें उसका पालन करना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि अगर मन में घबराहट हो, परेशानी हो,
तो हमें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो उस तरह से हम अपने क्या कर सकते हैं, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसमें जो टेक्निक है बेटा वो है स्पॉन्टेनियस टेनिटी, यानी सहजता। हमें हमारे अंदर जो है सहजता होनी चाहिए। अगर हम सहजता से नहीं पढ़ाएंगे, अगर हम बहुत ही घबरा के पढ़ाएंगे, बहुत तेजी से पढ़ाएंगे या एकदम बहुत ही डल पढ़ाएंगे, तो बच्चे हमारे लेक्चर्स, हमारी जो स्पीच है उस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, वो या इफेक्टिव लेक्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, सहजता कैसे आएगी। तो पहला काम क्या करना है, अवॉइड रीडिंग टू द क्लास। हमें कक्षा में पढ़ने से बचना चाहिए, यानी क्लास में खड़े होकर हमें रीडिंग नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें लेक्चर देना है तो हमें लेक्चर देना है, हम बुक लेके हम रीडिंग नहीं लगा सकते। अगर हम रीडिंग लगा रहे हैं तो हमारे लेक्चर में सहजता नहीं आएगी, है ना। इसीलिए हम कई बार आपसे हमने कहा है कि लेक्चर देते समय बुक का प्रयोग एकदम नहीं करना है, हमें कुछ भी रीड नहीं करना है, हमें लेक्चर देना है। दूसरा, डू नॉट राइट योर लेक्चर आउट इन फुल सेंटेंस, यानी जो आपके लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं चाहिए। कई बार होता क्या है, टीचर बोलता जाता है, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखता जाता है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरी पूरी बात नहीं लिखनी। हाँ, हम लिख क्या सकते हैं, हमारे लेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई स्ट्रक्चर आ गया, कोई फिगर आ गया, हमें कुछ एक्सप्लेन करना, उसके लिए हमें कोई पिक्चर ड्रा करनी है, तो हम वो तो कर सकते हैं। लेकिन हम फुल सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पे हमें कभी नहीं लिखना चाहिए, हमको उसको लिखने से भी बचना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे इसका मतलब क्या है, हम अंदर से घबरा रहे हैं या हमारी हमारी जो लेक्चर है उसमें सहजता नहीं। जो तीसरा पार्ट इसका है, रिहर्स द डिलीवरी एट होम, यानी घर पे लेक्चर का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है लेक्चर देने की, अगर हम डायरेक्ट लेक्चर देने आ गए, तब भी सहजता नहीं आएगी। या तो आप बड़ी प्रोफेशनल हो, आप 10 साल से पढ़ा रहे हो, तब आपके बोलने में सहजता आ जाएगी। और अगर आप नए नए हो, अगर अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो निश्चित रूप से लेक्चर की 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, लेक्चर में हमारे सहजता आ जाएगी। 3 बड़े ही मेन पॉइंट है। पहला क्या है, क्लास में पढ़ने से बचें, ब्लैक बोर्ड पे पूरा पूरा लिखने से बचें, और लेक्चर डिलीवर करने से पहले हम घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लें, एक रिहर्सल जरूर कर लें लेक्चर की। ये हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अब जो बेटा तीसरी टेक्निक है वो है वॉइस क्वालिटी, यानी आवाज की गुणवत्ता। आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हमें नहीं आती, या हमारी वॉइस में क्वालिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। और ये क्वालिटी कैसे आएगी, मैंने आपको बताया भी है। क्या बताया है, वी वेर टू लेक्चरिंग इन मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, जब हम लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देते समय क्या होना चाहिए, उच्च स्वर और मध्यम गति होनी चाहिए, ठीक है। इसी को मोनोटोन कहते हैं। जब भी हम लेक्चर दें तो लेक्चर कैसा हो, लेक्चर लाउड तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ही स्पीडी नहीं होना चाहिए। कई बार हम होता क्या है कि हम 10 मिनट के लेक्चर, 15 मिनट के लेक्चर को 2-3 मिनट में डिलीवर करके जल्दी से खाली हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप इस तरह से लेक्चर दोगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी गिर जाएगी और बच्चों को आप द्वारा बोला गया कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसका एक ही सिस्टम है कि आपकी वॉइस किस में हो, मोनोटोन में हो। और मोनोटोन का मतलब है हमारी जो वॉइस की लाउडनेस है वो हाई होनी चाहिए और स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए, मध्यम स्पीड गति होनी चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जो बेटा इसका जो फोर्थ टेक्निक है वो है बॉडी लैंग्वेज की, शरीर के हाव भाव की। आपने देखा होगा कि जब कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराते समय मैंने आपको बताया भी है कि ऐसे खड़े रहो, ऐसे बॉडी का पोस्चर करो, ऐसे फेस का एक्सप्रेशन दो, इस तरह से अपनी बॉडी मूवमेंट करो। ये सारी बातें जो है हाव भाव के अंदर आती हैं। और लेक्चर देते समय हमारे बॉडी का जो हाव भाव है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक हाव भाव है,
वो भी हमारे लेक्चर को या तो इफेक्टिव बना देती है या तो उसको डल बना देती है। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? पहला क्या है? डू नॉट स्टैंड ग्लूड टू द पोडियम, है ना। यानी पोडियम से या लेक्चर स्टैंड से या हम जहां पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, अगर हमारे आसपास हमारे मेज है या पोडियम है या लेक्चर स्टैंड है, तो हमें उसे जब चिपक के नहीं खड़े होना चाहिए, उसको तेजी से पकड़ के नहीं खड़े होना चाहिए। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि हम बोलने लगते हैं तो टेबल को कस कर पकड़ लेते हैं या पोडियम से चिपक जाते हैं। तो हमें इससे बचने का काम करना है। हमें लेक्चर स्टैंड, पोडियम या डेस्क या जो हमारे सामने मेज पड़ी है, हमें उसे चिपक के नहीं खड़ा होना है और उसे पकड़ के भी नहीं खड़ा होना है। हमें इस बात का ध्यान देना होगा। दूसरा क्या है? यूज योर हैंड फॉर एम्फेसिस बट नॉट टू मच, है ना। हमें अपने हाथों का ध्यान देना है। जैसे कोई हाव भाव प्रकट करना है, कोई बात समझाना है, तो अपने हाथों को हिला सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ पैर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट भी मॉडरेट होना चाहिए, है ना। वी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से अवगत होना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार, मैं आपको बताऊं, कई बार होता क्या है, कई लोग बोलते समय गर्दन बहुत ज्यादा नचाते हैं, कई लोग बार बार जीभ निकालते हैं, कई लोग आंखें नचाते हैं, कई लोग तरह तरह का बोलते से मुंह बनाने लगते हैं, कई बार उनके पैर कांपने लगते हैं, कई बार वो एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं, कई बार वो बोलते बोलते हिलने लगते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें होनी चाहिए। जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो है मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी आंखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार बताया है, जिन बच्चों से आपकी आंखें मिल नहीं रही हैं, इसका मतलब है वो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं है, वो बच्चा आपसे पढ़ नहीं रहा है। तो कंटिन्यूअस क्लास के सारे बच्चों से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। कंटिन्यूअस आपकी आंख सर्च लाइट की तरह सबको देखती रहनी चाहिए और आपको ये महसूस करना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे आपसे आई कांटेक्ट बना के रखे हैं कि नहीं, सारे आपकी तरफ देख रही हैं कि नहीं, सारे ध्यान से आपको सुन रहे हैं कि नहीं। ये चीजें करनी चाहिए। ये तो बेटा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट हुआ। बॉडी लैंग्वेज के वे से हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब बात आती है स्पीड ऑफ डिलीवरी। जो हमारी लेक्चर है उसकी स्पीड क्या हो, तो मैंने पहले ही बताया, अफेक्ट बोथ द लर्नर कंप्रहेंशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द मटेरियल। यानी स्पीड कैसा हो? स्पीड इस तरह का हो कि बच्चा आपकी बातों को समझ ले और उसका आनंद उठा सके। यानी आपके एक एक शब्द बच्चों के कानों तक पहुंच सके, बच्चे उसे सुन सकें, बच्चे उसे समझ सकें, तभी आपका लेक्चर इफेक्टिव माना जाता है। कई बार होता क्या है कि हम बहुत ही तेज बोल लेते हैं, कई बार होता है बहुत ही धीरे धीरे हम बोलते हैं। हमारी स्पीड या तो कभी बहुत स्लो हो जाती है या बहुत ही स्पीडी हो जाते हैं। तो ऐसे दोनों कंडीशन में बच्चे हमारी बातों को हमसे उबने लगते हैं, ना तो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं, ना तो वो समझ पाते हैं। तो हमें अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना पड़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए? वो मध्यम गति की होनी चाहिए। नेक्स्ट, एलिसिट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो एलिसिट फीडबैक का मतलब क्या है? यानी हमें ये बार बार चेक करना चाहिए कि हमने जो बच्चों को हमें लेक्चर दिया है, उस लेक्चर से बच्चे ने कितना सीखा। इसीलिए लेक्चर मेथड में कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछने के लिए आपसे कहे जाते हैं और कहा जाता है कि एक छोटे पोर्शन का पे ही लेक्चर दें और उस पर फीडबैक लेने के बाद ही उस लेक्चर को आगे बढ़ाएं। ये बार बार कहा जाता है, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि आपको कंटिन्यूअस फीडबैक लेना चाहिए कि बच्चा आपके लेक्चर से ऊब रहा है, वो बोर हो रहा है, या वो इंजॉय कर रहा है, या फिर वो उससे सीख रहा है, या उससे नहीं सीख रहा है। इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको बार बार छात्रों का फीडबैक लेना चाहिए। या कैसे भी कर सकते हैं, जो कंटिन्यूअस फीडबैक, ठीक है, हमें यहाँ पे करते रहना चाहिए। हमेशा लेक्चर देते समय हमें लगातार हमें बच्चों की प्रतिपुष्टि या फीडबैक पर ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बेटा मेन पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट। कई बार होता क्या है कि हम लेक्चर देते देते बहुत ही डूब जाते हैं और हो जाता है क्या, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
पढ़ाने कुछ आए थे, पढ़ाने कुछ लगते, बात छिड़ गई तो कहीं और चले जाते हैं। तो टीचर को ये ध्यान देना चाहिए, इसको एक समय का प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट लेके चलना चाहिए। उसे ध्यान देना चाहिए कि उसका लेक्चर समय पे समाप्त हो जाए। जिन बातों को ज़्यादा एलिबरेट करना है, जिनकी व्याख्या ज़्यादा करनी है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किस पे कम समय देना है, ये सब कुछ उसको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, लेक्चर शुड फिनिश ऑन टाइम, यानी जो लेक्चर है, जो व्याख्यान है, वो समय पे समाप्त हो जाना चाहिए। इफ इट एक्सीड गिव्स टेंशन टू टीचर एंड डैमेज कंटेंट। और अगर ये समय ठीक से आपने मैनेज नहीं किया है तो क्या होगा, आपको टेंशन आ जाएगी। शुरू में तो आपने बड़े आराम से पढ़ाया, लेकिन जैसे ही आपने देखा अगर ये 5 मिनट और बचा है और पढ़ाना बहुत ज्यादा है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप हड़बड़ी में आ जाते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वहीं पे मामला बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा। हमें ये पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर हमने बनाया और 15 मिनट में ही खत्म कर दिया, है ना। तो हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि लेक्चर न तो बहुत लंबा हो, न तो बहुत छोटा छोटा हो। जो लेक्चर्स में मुख्य बातें हैं उस पर हम ज्यादा समय दें, जो मुख्य बातें नहीं हैं, जिनके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं, या आपके लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, उन पे आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ये तो पूरा मैनेजमेंट है टाइम मैनेजमेंट का, इस मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। साथ में मैंने लेक्चर्स के लिए मैंने आपको एक तरीका ही बताया था। मैंने बताया था लेक्चर हम शुरू कैसे करें और लेक्चर हम ख़त्म कैसे करें, हमने भी बताया था। तो मैंने बताया था कि लेक्चर हम 2 तरह से शुरू कर सकते हैं बेटा। पहला उसका तरीका है, हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछें, क्वेश्चन फॉर डेवलपमेंट हम बच्चों से करें, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछें, बच्चे उसका अस्पष्ट आंसर दें या बच्चे उसका थोड़ा आंसर दें या बच्चे उसका एकदम आंसर न दे पाएं, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लेक्चर दे सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मैंने तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो हम बिना प्रश्न पूछे भी प्रश्न लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमें जो है इंट्रोडक्टरी हमें लेक्चर पहले करनी चाहिए, फिर मेन लेक्चर पे आना चाहिए। मैंने बताया था कि जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर होता है, जो परिचयात्मक जो व्याख्यान होता है, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होता है, जो बच्चे जानते हैं, जो समझते हैं, उससे कनेक्ट करते हुए हमें लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। तो इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी, मेन और कंक्लूडिव। यानी हम जो है प्रारंभिक व्याख्यान कह सकते हैं, हम मुख्य व्याख्यान कह सकते हैं, और जो मुख्य व्याख्यान को हम फिर से एक बार उसका सारांश रूप कह सकते हैं, उसके मुख्य बातों को हमको फिर से जरूर रिवाइज कराना चाहिए, और छोटे छोटे पार्ट में लेक्चर देना चाहिए। और हर एक पार्ट को खत्म होने के बाद हमें बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक लेने के लिए आपको एक प्रोसेस बताया गया है कि आपको कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस बच्चों को पूछना चाहिए, और बच्चे ने अगर उसका सही से जवाब दे दिया तो हमें अपने अगले पार्ट की लेक्चर के अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुराने लेक्चर्स को फिर से एक बार बच्चों के सामने रिवाइज करना पड़ेगा, हमें उसको फिर से बताना चाहिए, ताकि सारी बातें समझ में उनके आ जाए। और यही जो है सबसे इफेक्टिव लेक्चर का तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से लेक्चर मेथड मेरे तरफ से फिनिश हुआ। लेक्चर मेथड के हर पार्ट या हर बिंदु को हमने बताने का प्रयास किया। अगर कोई डाउट है, कहीं मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।